एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। इसके बारे में ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उसको देखिए फिर इसको देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए थे और ये अतलगुत्तरी वाले सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके पेपर में 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको 10 के 10 करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का 8वां नंबर प्रश्न। हमने जो है 40 से 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला तैयार की है। यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने इन सारे वीडियोस को देख लिया और अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो ये समझ के चलिए कि आपका यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्णनात्मक शोध का प्रारूप क्या है आपको बताना है। तो हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। तो वर्णनात्मक शोध के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निदानात्मक शोध अभिकल्प से आप क्या समझते हैं। तो निदानात्मक शोध अभिकल्प सामाजिक समस्याओं की नैदानिक गवेषणा करता है, अर्थात सामाजिक समस्याओं के निदान के तरीकों की खोज करता है। मतलब जो समाज में समस्याएं होती हैं, जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनका हमें निदान कैसे करना है, उनका हल कैसे ढूंढना है, उसमें हमें क्या करता है, ये हेल्प पहुंचाता है, मदद कराता है। इस अनुसंधान प्रचरना में किसी समस्या का उत्तर उसके कार्य कारण संबंध के आधार पर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो कोई ऐसी सामाजिक समस्या है जो समाज में घट रही है, तो अगर आपको उसका समाधान ढूंढना है, उसका आपको जवाब ढूंढना है, तो आपको पहले उसके कार्य कारण वाले संबंध को ढूंढना होगा। मतलब बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो इसका कारण क्या है, तो पहले अगर आप उसके कारण को जान लेंगे तो आप उसका समाधान भी कर पाएंगे। इसके अंतर्गत यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी विशेष व्यवहार परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इस प्रचरना के अंतर्गत शोधकर्ता किसी सामाजिक समस्या पर अनेक शोध कार्य द्वारा आवश्यक तथ्यों को संकलित करता है तथा उनके कारणों की खोज करता है। कारणों का पता लगने पर वह ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर कारणों का बहिष्कार किया जा सके। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी बात हुई जो समाज में कोई ऐसी घटना घटित हुई, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस कारण से ये घटना घटित हुई। जब हमें कारण का पता चल जाता है, कारण के बारे में पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक सुझाव प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, समाधान वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक शोध प्रचना का क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला का शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एवं अनुकूलन है। यह समस्त विधियों में सर्वाधिक निश्चित, वस्तुनिष्ठ एवं कठिन पद्धति है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान उच्च कोटि की प्रामाणिकता पर आधारित और शुद्ध होता है। ठीक है, देखते हैं आपके आ जाते हैं एकॉफ महोदय ने, उनके अनुसार देखें तो परीक्षण अथवा प्रयोग एक क्रिया है। जो हम परीक्षण करते हैं या प्रयोग करते हैं, या क्या है, एक क्रिया है और प्रक्रिया है। क्रिया प्रक्रिया दोनों है जिनमें हम पूछताछ करते हैं, पूछताछ करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे आपके जाते हैं चैपिन महोदय, देखें तो चैपिन महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान में परीक्षणात्मक प्रचना की धारणा नियंत्रण की दिशा में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। या कौन मानते हैं, तो चैपिन महोदय मानते हैं। संक्षेप में प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता यह गवेषणा करना चाहता है कि किन
की उपस्थिति में कोई घटना घटित होती है। मतलब कौन सी ऐसी बात है कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें ये घटना घटित हुई है। कार्य कारण संबंध जानने के लिए यह दोनों ही पक्षों में गवेषणा करता है, मतलब हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, हमारी मदद करता है। यहाँ पे थोड़ी कठिन या फिर टफ वर्ड यूज किए गए हैं जो शायद आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, उनको तोड़ के पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न लिखा है प्रयोगात्मक शोध प्रचना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोगात्मक शोध प्रचना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली क्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प का संबंध उन समस्याओं से होता है जिनके प्रभाव का अध्ययन करना अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है, अगर आप इसकी अभिकल्पना का संबंध देखें तो उन समस्याओं से हमें देखने को मिलता है जिनका प्रभाव क्या, अध्ययन करता, जो अध्ययन कर रहा है, अध्ययन करना अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। जो अध्ययन करना उसका अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो अनुसंधान में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए इसके बारे में अध्ययन करना क्या हो जाता है, मुख्य उद्देश्य हो जाता है। दूसरा यहाँ पे देखें तो प्रायोगिक अनुसंधान अभिकल्प में समस्या के बारे में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन और पुनरावलोकन किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रायोगिक अनुसंधान है इसके अभिकल्प में समस्या के बारे में, जो समस्या होती है उसके बारे में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन, जो उसके बारे में उपलब्ध साहित्य हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम क्या करते हैं, पहले अध्ययन करते हैं और पुनरावलोकन किया जाता है। मतलब उसके बारे में फिर से हम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प के निष्कर्ष की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसके अभिकल्प में निष्कर्षों की क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा भी हमें देखने को मिल सकता है। चौथा नंबर कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प में कार्य कारण संबंध की व्याख्या की जाती है। कार्य कारण संबंध की क्या करता है, व्याख्या करता है। कार्य कारण संबंध के बारे में अभी हमने कल ही बताया था कि बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता, और अगर कोई काम हो रहा है तो उसका कोई कारण जरूर होता है। मतलब आप समझिए कि आप बैठे थे, आपको भूख लगी तो आपने खाना खाया, तो अब अभी आपने खाना खाने वाला कार्य किया तो उसका एक कारण था। क्या कारण था, आपको भूख लगी थी। आपको भूख क्यों लगी, भूख लगना एक कार्य हो गया, तो आपके पेट में कुछ भी आपने सुबह से खाया नहीं, ये क्या हो जाता है, आपका कारण हो जाता है। तो दुनिया में जो कुछ भी है वो कार्य कारण से संबंधित रखती है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम फिर बृहद रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे कार्य कारण का संबंध, कार्य कारण संबंध के बारे में कि क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। पांचवा नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प में हमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जो तो हमारे नियंत्रण में रहते हैं, और कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं। छठा नंबर पॉइंट कर रहा है इनमें हम आवश्यकता अनुसार जिन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब अगर जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता देखने को मिलती है उन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रित व अनियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में भी रख सकते हैं और अपने नियंत्रण से भी खो सकते हैं। सातवां नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प के विज्ञान को संतुष्ट करता है। जो ये प्रयोगात्मक शोध है ये क्या करता है, अभिकल्प के विज्ञान को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आठवां नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प के निष्कर्ष नए नए कारकों के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। क्या करते हैं, परिलक्षित करते हैं। और आखिरी पॉइंट देखते हैं, 9वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प में हम ऐसे समूह को अपना विषय बनाते हैं जो किसी कारक के प्रभाव में है। ठीक है, तो हमारा जो विषय बनता है वो क्या बनता है, जो किसी कारक के प्रभाव में हो वही हमारा क्या बन जाता है, विषय बन जाता है। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा है निर्दर्शन की परिभाषा दीजिए। तो निर्दर्शन सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण की आधारशिला है। यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान व सर्वेक्षण के परिणाम उतने ही विश्वसनीय, वैध एवं परिशुद्ध होंगे। निर्देशन संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्या ये जो निर्देशन होता है ये क्या करती है, निदर्शन जो होता है ये करती है संपूर्ण प्रतिनिधित्व, सभी का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। देखें चिम्सन एवं
काफ्का महोदय के अनुसार देखें तो इन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि निदर्शन समग्र का वह अंश है। निदर्शन जो है वो समग्र मतलब होता है पूरा, वो उसका वह अंग है जिसका चयन वह अनुसंधान के उद्देश्यों से करता है। इसका चयन हम किसके लिए करते हैं, तो अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए करते हैं। ठीक है। गुडे तथा हाट के अनुसार देखें तो एक निर्देशन एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधित्व है। मतलब एक निर्देशन जो है वो एक विस्तृत समूह का क्या है, लघुतर मतलब होता है, लघु मतलब होता है छोटा, और छोटे से छोटे को हम लघुतर कहते हैं, प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगले आपके देखते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो इन्होंने लिखा है एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग जिससे निदर्शन लिया जाता है का एक लघु आकार का चित्र है। ये किसका मानना है, पीबी यंग महोदय जी का मानना है। ठीक है। देखते हैं अगला कौन से, बोगार्ट्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। जो निदर्शन होता है ये पूर्व निर्धारित जो योजनाएं होती, पूर्व निर्धारित, पूर्व मतलब होता है पहले, और निर्धारित मतलब निर्धारित जो पहले से ही निर्धारित कर ली जाते हैं और योजनाएं, उसके अनुसार इकाइयों के एक समूह में, जो इकाइयों का एक समूह होता है उसमें से एक प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हमें बताता है, उसका क्या करता है, चुनाव करता है। ठीक है। देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवलोकन की परिभाषा बताइए। अवलोकन की परिभाषा क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। तो तथ्य व घटनाओं के यथार्थ अवबोध के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक प्रवृत्ति का अवलोकन है। अवलोकन को परिनिरीक्षण भी कहते हैं। जो अवलोकन है इसका हम एक सरल भाषा में कहना चाहें तो उसे हम निरीक्षण कहते हैं। कह रहा है कि जो तथ्य होते हैं और जो घटनाएं होती हैं उसके यथार्थ अवबोध के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, जो अगर हम उसके बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक प्रवृत्ति का अवलोकन है। मतलब कह रहे हैं कि आपको वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक प्रवृत्तियों का क्या करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। और अवलोकन को निरीक्षण भी हम कह सकते हैं या फिर निरीक्षण ही आप यूज कीजिए। अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार देखें तो वहाँ पे कार्य कारण अथवा पारस्परिक अवलोकन करना अवलोकन कहलाता है। क्या मतलब ये है कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक अवलोकन, जो कार्य कारण है या जिसे हम पारस्परिक अवलोकन भी कहते हैं, करना अवलोकन कहलाता है। वास्तव में अनुसंधान एक उपकरण के रूप में अवलोकन का संबंध व्यक्तित्व के बाह्य व्यवहार से है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपके हैं कौन, गुडे एवं हाट के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है। जो साइंस है इसका प्रारंभ किससे होता है, अवलोकन, जिसे हम निरीक्षण कहते हैं। बिना किसी निरीक्षण के कोई विज्ञान बन ही नहीं सकता है। ठीक है। तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। ठीक है। और अगर इसकी आपको संतुष्टि करना होता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, निरीक्षण भी करना पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित एवं सुविचार अध्ययन है। मतलब जो निरीक्षण है वो कह रहा है कि घटनाओं के स्वाभाविक रूप, जो उसका स्वाभाविक रूप रहा है, से घटित होते समय, जैसे जब वो घटित हुआ है नेत्रों द्वारा, मतलब हमारी आँखों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित, मतलब एक व्यवस्था से सुविचार अध्ययन है। विचार सहित हम अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, अवलोकन या फिर निरीक्षण कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अस्पष्टता अवलोकन किसी तथ्य का प्रचना के यथार्थ स्वरूप के अवबोध हेतु उद्देश्यपूर्ण ज्ञानकृत्य सुनियोजित सुव्यवस्थित नियंत्रित अथवा अनियंत्रित पर्यवेक्षण है। मतलब जो ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें स्पष्ट रूप से तो जो अवलोकन अर्थात जिसे हम निरीक्षण कहते हैं, किसी तथ्य या प्रचना के यथार्थ स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, यथार्थ रूप से देखें, यथार्थ स्वरूप के अवबोध हेतु, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने हेतु उद्देश्यपूर्ण जिसका कोई उद्देश्य हो, ज्ञानकृत जिससे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, सुनियोजित सुव्यवस्थित नियंत्रित अथवा अनियंत्रित पर्यवेक्षण ही क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है या अवलोकन कहलाता है। इसमें
प्राथमिक सामग्री का चयन प्रत्यक्ष तौर पर होता है। मतलब जो इसमें प्राथमिक सामग्री होता है उसका चयन हम डायरेक्ट करते हैं और निरीक्षण करते हुए अनुसंधानकर्ता आँखों के साथ साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी सहारा लेता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं ये निरीक्षण करते समय वो तो अपनी आँखों से देखते भी हैं और जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें होती हैं, हाथ वगैरह, इनका भी क्या करता है वो सहारा लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।